हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई हो बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी क्लास 11 के जेएनवी एस्पिरेंट्स। तो हम बात करते हैं आज, क्योंकि आज बारी है सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। ठीक है भैया, चलो जी स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कौन सा है स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। ठीक है, कि हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, अनेक्सेशन ऑफ अवध, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है भैया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड, बैटल ऑफ सबसे पहली जो चीज है इसमें बैटल ऑफ प्लासी ही है। सबसे पहली चीज बैटल ऑफ प्लासी है, 1757 आई थिंक। ठीक है, और फिर हम चल सकते हैं इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर रिवॉल्ट हुआ। इसके बाद मतलब ये फिर अवध, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही इफेक्ट था ये चीज। और ये लास्ट, तो 431 2 आई थिंक, हाँ ए सही हो जाएगा। बात ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट वो हैं जो आपने पढ़े हैं अपने बुक में। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इनको इनकी डेट से मैच करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो साइमन कमीशन सबको याद रहता है 1928 रहता है, तो 1 का बी होना चाहिए। जलियांवाला बाग का 2 का ए होना चाहिए। 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए। ठीक है, तो 3 का सी हो जाएगा। क्विट इंडिया में 42 में हुआ था, याद है आपको। और फोर्थ वाला नॉन कॉपरेशन 20 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 20 में हुआ था। और ये वाला क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का पूछा जाता है कभी कभी। डू और डाई का जो स्लोगन दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, वो इस मूवमेंट में दिया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और इसके 5 साल बाद ही हमारा इंडिया हो गया आजाद। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। चलो, असर्शन रीजंस रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली बार ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला, ये बात सही है, असर्शन सही है। इंग्लैंड हैड abundant कोल एंड आयरन रिसोर्स, हैड एन लार्ज कॉलोनियल मार्केट, बिल्कुल सही बात है। कॉलोनियल मार्केट का भी यहाँ पर काफी रोल रहा, और बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास कोल और आयरन रिसोर्स थे, जो सबसे ज्यादा जरूरी थे उस समय पर। ठीक है, मतलब ये इसने एक तरीके से रीजन दिया यहाँ से शुरू होने का, तो मुझे लगता है कि फिर दोनों ही चीजें ठीक है, असर्शन ठीक है और रीजन जो है इंग्लैंड का, वो उसने अच्छे से क्लैरिफाई किया है, तो ए टिक कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है जी, चलो। अब हमसे पूछ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी मतलब एक करेक्ट है, एक से ज्यादा है ना, इज और आर करेक्ट। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं। तो इट बिगिन इन 1789, ये बात सही है कि हाँ स्टार्ट हुआ था। बास्टिल वॉज स्टॉर्म्ड ऑन जुलाई 1789, ये भी बात ठीक है। लुइस वॉज एग्जीक्यूट 1993, और 1804 में एम्परर बना ये नेपोलियन। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो सारी हैं, वो सारी करेक्ट हैं, इसमें से कुछ गलत है नहीं, सारी ठीक है, सारी चीजें ठीक है। ठीक है, नेपोलियन 1804 में बना, फिर उसने नेपोलियन कोड बनाया, और ये एग्जीक्यूशन हुआ किसका, लुई 16 का 1793 आते आते, तो डी मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। एक सेकंड मुझे देंगे जरा। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अरेंज दीज डायनेस्टीज इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक और क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी में लगाना है हमको, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, है ना, हर्यक, शिशुनाग, मौर्य और नंदा। ठीक है, तो इसमें से हर्यक शिशुनाग तो बिल्कुल सही लगा है। पहले हर्यक डायनेस्टी आया, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आया, उसके बाद आया मौर्य डायनेस्टी। नहीं, मौर्य डायनेस्टी सबसे लास्ट में, जिसको आई थिंक गोल्डन एरा बोला गया था, तो नंदा इससे पहले है, नंदा, घनानंद वाला। राइट, तो ए लगाओ, क्या लगाओगे, ए। बात ठीक है यहाँ पर, क्लियर, बहुत अच्छा। चलो, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इंट्रूसिव इग्नियस। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स विद देयर एग्जांपल। उनके एग्जांपल्स हमें इसको मैच करना है, सिंपल सी बात ये कह रहा है। ठीक है जी, चलो तो देखते हैं। तो इग्नियस इसमें से हमारा बेसॉल्ट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसमें से सेडिमेंट्री की, तो सेडिमेंट्री हमारा लाइमस्टोन रहता है, तो 1 का डी, 2 का सी होना चाहिए। कोई है ऑप्शन, 1 का डी, 2 का सी, 1 का डी, 2 का सी, हाँ ठीक है, यहाँ से मिल गया, बाकी वाले तो सही है। फिर 3 में मेटामॉर्फिक मार्बल है, और इंट्रूसिव इग्नियस, मतलब इग्निशियस, इग्निशियस सॉरी, इंट्रूसिव इग्नियस जो हमारा है वो ये ग्रेनाइट है, खत्म। ठीक है जी, तो 6 का बी आंसर टिक करेंगे, बिल्कुल सही है, आगे चल सकते हैं। नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर हाईली फर्टाइल, दे आर फॉर्म्ड बाय alluvial deposit
ब्रॉट बाय द रिवर फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है ठीक है ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर हाईली फर्टाइल। ठीक है बिल्कुल सही। और ये जो प्लेन्स है दे आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन में ही मिलता है ये एलुवियल डिपॉजिट्स जो कि रिवर और हिमालय से आते हैं। ठीक है तो दोनों बातें सही हैं तो ए लगा सकते हैं, ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कौन सी चीजें गलत हैं? नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कौन सी चीजें सही हैं ये बताना। ठीक है तो दे आर ओरिजिनेटेड ओवर वार्म ओशन वाटर। ठीक है। दे रोटेट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। गलत। द आई ऑफ द साइक्लोन हैज द हाईएस्ट विंड स्पीड। नहीं, करेक्ट ही बताने हैं ना। हाँ, दे लॉस स्ट्रेंथ व्हेन दे मूव ओवर लैंड। ठीक है बिल्कुल सही। चलो 1 और 4 सी को टिक करेंगे। 8 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छा। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। अच्छा ठीक है तो सबसे पहले इसमें आएगा ट्रोपोस्फेयर टॉप पर। क्या कह रहा है? लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे नीचे मतलब ये। ओके फिर सबसे ऊपर की मैं बात करूंगा तो थर्मोस्फेयर रहेगा सबसे नीचे इसमें, मतलब इनमें से जो दिया है। और इसके बाद हम लगा सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को, फिर मेसोस्फेयर को। ठीक है एक टिक कर देंगे। 9th का ए सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड है, कहां पर वो पाई जाती है। मैच द फॉलोइंग सॉइल टाइप विद द रीजन वेयर दे आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड, मतलब जहां पर वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है भैया ओके। तो ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। ठीक है तो ब्लैक सॉइल को आप करोगे उत्तर प्रदेश से, एलुवियल को करोगे महाराष्ट्र से, और रेड को करोगे आई थिंक केरला से। तो मे बी बी आंसर सही होना चाहिए इसका। ठीक है अगर मैं गलत नहीं हूं तो बी आंसर सही होना चाहिए। बट 1 का लेटराइट तो तमिलनाडु में होती है क्या? नहीं, लेटराइट केरला में। और ब्लैक सॉइल का जो यूज है वो तो अलग लेवल पर रहता है। एक सेकेंड रुको, फिर एक बार इसको वापस से करते हैं। लेटराइट से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है लेटराइट केरला में है। ठीक है 4th का बी होना चाहिए और इस ब्लैक सॉइल का महाराष्ट्र होना चाहिए। ठीक है तो डी लगाओ भैया। 1 का सी, 2 का ए, यानी कि एलुवियल जो है उत्तर प्रदेश में। अभी आपने पढ़ा था ना नॉर्दर्न प्लेन में मिलता है, तो नॉर्दर्न तो यही है, नॉर्थ में है। ठीक है उत्तर प्रदेश। ठीक है तो इसकी वजह से 2A होना चाहिए, सिंपल। तो अब हम सही हैं अपनी जगह। ओके असर्शन रीजन का क्वेश्चन अगला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा लिखित यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा संविधान है हमारा। सही है बिल्कुल सर, सही बात है। इट डजेंट बोरो फीचर फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंक्लूड डिटेल प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है पहली बात तो सही है कि ये बहुत मतलब सबसे बड़ा संविधान है और सबसे ज्यादा टाइम भी लगा। पूरे मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे। ठीक है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज से बेहतर है मैं ये बोलूं कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे। कुछ दिन बचे थे, अगर वो दिन पूरे हो जाते तो वो पूरे 3 दिन 3 महीने सॉरी 3 साल बोल दिए जाते। फिलहाल कोई बात नहीं, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे हमें। ठीक है अच्छा, क्योंकि 11 मंथ तो हो ही चुके थे और उसमें से 18 डेज भी हो चुके थे, है ना। चलो जी ठीक। और इट डजेंट बोरो फीचर्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत है, क्योंकि बहुत सारी सी चीजें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ठीक है बहुत सारी सी चीजें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ठीक है तो ये वाली बात यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाती है। जैसे मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो आई थिंक अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फेडरलिज्म वाली जो बात है वो हमने अमेरिका से कहीं ना कहीं, मतलब पूरी तरीके से नहीं। ठीक है पार्लियामेंट्री जो मतलब सिस्टम है वो हमने अपना ब्रिटेन से लिया। ये सारी चीजें जो बताती हैं उसके हिसाब से ये रीजन तो गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी लगाओ। चलो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट हैं, सही। दे आर जस्टिशिएबल। ठीक है दे आर जस्टिशिएबल। ठीक है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। बिल्कुल सही, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये सस्पेंड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। दे आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। एब्सोल्यूट नहीं होते। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। नहीं फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। तो 1 और 2 ही सही लगते हैं मुझे, बी सही है। सही है बात, ठीक है यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलो आगे चलो।
पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। ओके, तो पार्ट 3 जो है हमारा 5 है ना, पार्ट 3 जो हमारा वो यूनियन से रिलेटेड है। पार्ट 5 मतलब थर्ड वाला जो है ये यूनियन से रिलेटेड है, ये सबको रहता है पता, ठीक है ना। और अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर लूं तो वो पार्ट 4 में 4 से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो आंसर जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए सी जाना चाहिए, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 5 यूनियन, 6 स्टेट्स, ठीक है। डन है, समझ में आया। ये चीजें थोड़ा याद करने वाली है, थोड़ा क्या पूरा तरीके से उनको याद ही करना है एक तरीके से। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इन इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे इसमें जो बड़ा है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, है ना, फिर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। तो डी करे होंगे। सबसे बड़ा तो प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है प्रेसिडेंट को इंडिया में, ठीक है। तो भारत का पहला नागरिक जो रहता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, तो सबसे पहले वही, फिर उसके डेप्यूटी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 14 का डी सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में फेडरल सिस्टम यूज करता है इंडिया। पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द लिस्ट। देखो, जो फेडरलिज्म का मतलब, जो फेडरल सिस्टम का मतलब है वो ये सी डिवीजन से है, डिवीजन ऑफ पावर से ही है कहीं ना कहीं। तो डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में है, ठीक है। और न केवल पावर को सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड किया गया, बल्कि पावर को हमने अलग अलग ऑर्गन्स में भी डिवाइड किया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही लेवल पर उसको किया गया है। तो एकदम सही है दोनों चीजें, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो फेडरल सिस्टम के बारे में किया है। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सही। यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलो ठीक है, ये सारे क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं सारे के सारे, इकोनॉमिस्ट विद देयर एसोसिएट थ्योरीज। अच्छा जी, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और जेएम काइंस और अमर्त्य सेन, ठीक है जी, ठीक है भैया। तो इसमें से हम एडम स्मिथ की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशंस की बात एडम स्मिथ ने की थी, 1B होना चाहिए। और कॉल मार्क्स ने कम्युनिज्म की बात की थी, 2A होना चाहिए। 1B 2A, ठीक है। और 3C तो ऐसे ही मिल गया। फिर इफेक्टिव डिमांड और अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये वाले ज्यादा आप सुनोगे जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है, कार्ल मार्क्स का, एडम स्मिथ का नाम, तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस और कॉल मार्क्स होगा कम्युनिज्म से जोड़े दोगे, ठीक है। डन है, आगे चले। ओके, green revolution lead to the significant increase in food production, grain production in India only. अच्छा, it revolved the use of high yielding variety seed, fertilizer and irrigation, ठीक है। रीजन तो सही है यार, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओनली, इसने थोड़ी सी कहानी गड़बड़ कर दी। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो भी इफेक्ट था वो इंडिया में नहीं पड़ा, केवल पूरे वर्ल्ड में रहा, ठीक है। ये अलग बात है, इंडिया में अलग पर्सन ने लीड किया, बाकी में दूसरे पर्सन ने लीड किया, बट स्टिल वो पूरे वर्ल्ड के लिए रहा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। तो यहां पर मुझे लगता है कि ए गलत होगा, ए विल बी फॉल्स, आर विल बी ट्रू। ओके, हमें बताना है इंडिया के 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, उसके बारे में कौन कौन सी चीजें सही हैं, ठीक है। ओके, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन 1951, नीति मतलब ये बना था 1951 में, पहली आई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग, नीति आयोग 2015 में बन गया था, प्लानिंग कमीशन को बदल करके नाम बदल के उसका नीति आयोग कर दिया गया, ये भी सही है। फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले प्लान नहीं था, वो कहीं ना कहीं मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और पीसी महालनोबिस मॉडल वॉज जस्ट यूज इन द सेकेंड प्लान, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं 1 2 4, 3 गलत है, ठीक है जी। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, फिर से क्रोनोलॉजी का, वापस एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आपके सामने है, चलो देख लो। सबसे पहले इसमें से क्या लगा सकते हो, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन नहीं, ये तो 16 में हुआ था, और ये लिबरलाइजेशन, और ये 91 में आया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। फिर डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी, ठीक है। चलो, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो गया, क्योंकि ये देखो 2017 की बात है, 1 जुलाई 2017,
डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, और 8 नवंबर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 नवंबर को ये हुआ था। ठीक है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लगभग 1991 में आई, और सबसे पुराना 80s के टाइम का, मतलब 19 के समथिंग, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये सबसे पहला इंसिडेंट है, मतलब सबसे पहला इसमें से यही है। 3-2-1-4, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही है, बात ठीक। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है, कोई गलत बात नहीं है। और द रेट ऑफ जॉब क्रिएशन इज लोअर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में, बिल्कुल सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपकी जॉब नहीं लग रही, आपके पास जॉब नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं वो भी है कि आप जॉब करने लायक हैं, स्टिल आपकी जॉब नहीं लग रही, आपको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, चलो, स्किलफुल हैं आप, उसके बाद भी द रेट ऑफ जॉब क्रिएशन इज लोअर, जो जॉब क्रिएशन है वो हमारा कम है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स ज्यादा है, और जॉब का जो क्रिएशन, उसका जो रेट है वो कम है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये इसका रीजन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं वो गए हैं पूरे, और अब तक हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपने सारे लर्न करके रखे होंगे, उसको लर्न करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, और कुछ नए क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट 20, मतलब टॉप 20 जो क्वेश्चन है एसएसटी के, वो डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। Thanks for attending the session.